हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर नंबर 1 को, जिसे बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, उसको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर को पूरे सॉल्यूशन के साथ आसानी से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम मॉडल पेपर नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो आपका जो पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का है और कितने अंकों का है? 80 अंकों का आपका पेपर है। सबसे पहले हम बात करें खंड ए की। खंड ए में आपके सामने कुल 15 अबसद वाले प्रश्न दिए गए हैं। कितने? कुल 15 अबसद वाले जो एमसीक्यू प्रश्न हैं वो दिए गए हैं। देखो, पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू, जहां पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक का चुनाव करना है। तो देखें, पहला प्रश्न है कि मानव रक्त परिवहन तंत्र में सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? हमारा जो मानव का रक्त परिवहन तंत्र है या जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर सबसे कम व्यास की रक्त वाहिनी का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है धमनी। क्या नाम होता है? धमनी। दूसरा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो, इंसुलिन ये मानव हार्मोन है, फिर थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन जो कि वर्षण से स्रावित होता है, लेकिन जो साइटोकाइनिन है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? पादप हार्मोन है आपका साइटोकाइनिन। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 4। मानव संतान लड़का होगा यदि लिंग गुणसूत्रों का संयोजन, यानी कि माता पिता के द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान लड़का कब होगी? जब गुणसूत्रों का संयोजन क्या होगा? एक्स वाई होगा। और जब एक्स एक्स होगा तो उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी। ठीक। आगे पांचवा बसद, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखेंगे? किसी भी बिंब का वास्तविक और समान आकार का अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो फिर वस्तु को हमें लेंस के सामने, कौन से लेंस के सामने? उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखना पड़ेगा? तो उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, यानी कि द्वितीय फोकस F2 पर रखना पड़ेगा। कहां पर रखना पड़ेगा? द्वितीय फोकस F2 पर जब हम बिंब को रखेंगे तो उत्तल लेंस के केस में उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा और समान आकार का क्या होगा? प्राप्त होगा। अगला प्रश्न संख्या 6। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? यानी हमारा जो आंख है, हमारी जो आंख है, मानव नेत्र है, वो अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है उसको वस्तु की स्थिति के आधार पर क्या करती है? समायोजित करती है, जिसकी वजह से हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो नेत्र की समता को क्या कहते हैं? नेत्र की समता को कहते हैं समंजन समता। क्या कहते हैं? समंजन समता। आगे देखो, प्रश्न संख्या 7 कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो फिर आर अपॉन आर डैश अनुपात का मान ज्ञात करो। तो वो कितना आएगा? वो आएगा 25। कैसे? देखो, हमारे पास एक आर प्रतिरोध का तार था, इसको हमने 5 भागों में तोड़ दिया, तो पांचों भाग किसके बराबर होंगे? आर बट्टा 5 के बराबर। यानी हमने आर के कितने भाग कर दिए? 5 भाग कर दिए। तो जो 5 भाग होंगे तो प्रत्येक भाग क्या होगा? आर बट्टा 5 होगा, है ना। फिर हमें समांतर क्रम का सूत्र पता है, 1 अपॉन आर डैश इक्वल टू 1 अपॉन आर वन, यानी आर बट्टा 5। तो 5 का चला जाएगा ऊपर, बट्टे में आर। इसी तरह 5 बट्टे में आर, 5 बट्टे में आर, 5 बट्टे में आर और 5 बट्टे में आर, 5 बार हो गया। अब देखो 1 अपॉन आर डैश बराबर
बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/r। हमें किसका मान निकालना है, r/r डैश, तो r का गुणा 1 से हो जाएगा, तो r/r डैश बराबर 25। कितना अनुपात आएगा, 25 आपका आएगा। अगला प्रश्न संख्या 8, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, कौन सी धातु का, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला मैग्नीशियम का वायु में जलना है, मैग्नीशियम का जब वायु में दहन होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया है, वो आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में दहन होने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहां पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, अतः ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें यानी एथेन का सूत्र क्या है, C2H6। तो यहां पर संयोजक बंध कितने हैं, टोटल 7 हैं, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में 1 है और बाकी 6 किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो कुल कितने हो गए आपके, 7 संयोजक बंध हो गए, 6 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहां पर कुल 7 संयोजक आबंध मौजूद है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो उत्कृष्ट गैस जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम नोबल गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस, नोबल गैस, या जिसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। क्यों, क्योंकि इनका जो अष्टक होता है, वो कैसा होता है, पूर्ण होता है, इस वजह से ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अष्टक पूर्ण होने की वजह से ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अब देखो यहां पर कि इसमें से अक्रिय गैस कौन सी है, वो हमें बतानी है। तो इसमें से जो आपकी हीलियम गैस है वो कौन सी गैस है, उत्कृष्ट गैस अथवा अक्रिय गैस है। जैसे अक्रिय गैसों के अगर मैं कुछ नाम की बात करूं, जैसे हीलियम, फिर नियॉन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनॉन और रेडॉन, ये सारी कौन सी गैस है, ये सारी आपकी उत्कृष्ट अथवा निष्क्रिय कह लो या फिर नोबल गैस कह लो। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी कड़ी है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। देखो घास, गेहूं और आम ये गलत है, बकरी, गाय और हाथी ये भी गलत है, घास, मछली और बकरी ये भी गलत है। तो सही क्या है, घास, घास को कौन खाता है, बकरी, और बकरी को कौन खाता है, मानव। ठीक है, तो ये मिलके क्या करते हैं, ये मिलके एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। 13वां अवसद है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला यौगिक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग होने वाला जो यौगिक है उसका आपको क्या करना है, उसको आपका नाम बताना है। तो वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, अगला 14वां है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो वो होता है आपके हाइड्रा और यीस्ट में। कहां पर, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर मुकुलन विधि के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। 15वां अवसद है, विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी ओर्स्टेड ने। ओर्स्टेड ने विद्युत और चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज की थी। ठीक, तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण अवसद थे। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि हृदय एक पेशीय अंग है। हृदय कौन सा अंग है, हृदय आपका एक पेशीय अंग है जो हमारी खाली जगह के आकार का होता है। हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मुट्ठी। ठीक है, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरा, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं ध्वनिक अथवा सोनोरस। क्या कहते हैं, ध्वनिक या कह लो सोनोरस, दोनों बात एक ही है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, जैसे मंदिर की घंटी, विद्यालय के अंदर बेल, उस पर जब किसी चीज से प्रहार किया जाता है तो वो आवाज उत्पन्न करती है। तो धातुओं के इस गुण को कहते हैं ध्वनिक अथवा सोनोरस। तीसरी खाली जगह है, जनन में होने वाली विभिन्नताएं का आधार है, किसका आधार है, जैव विकास का। किसका आधार है,
जैव विकास का आधार है, जनन में होने वाली विभिन्न विभिन्नताएं। अगला चौथी खाली जगह है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल खाली जगह के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। किससे बना है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है शुक्र ग्रह का वायुमंडल। पांचवा, किसी लेंस की क्षमता उसकी खाली जगह का व्युत्क्रम होती है। सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f, यानी कि किसी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। ठीक। छठी खाली जगह, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋण आवेश है के प्रवाह की दिशा के खाली जगह दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। तो जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा। सातवीं और अंतिम खाली जगह है, जीवाणु और कवक मर्त जैव अवशेषों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। अपघटन कह लो या इसी का दूसरा शब्द आप कह सकते हो अपमार्जन। यानी जो जीवाणु और कवक होते हैं वो मर्त जो जैव अवशेष होते हैं उनका क्या करते हैं? अपघटन या अपमार्जन करते हैं। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में 15 महत्वपूर्ण अबशब्द और प्रश्न संख्या 2 में हमने 7 महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? अति लघु उत्तरात्मक, जहां पर प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द अथवा एक पंक्ति के अंदर देने होते हैं। ठीक है, तो देखो आपका प्रश्न संख्या 3 के अंदर पहला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का चालन क्यों करता है, हमें इसका कारण बताना है। तो अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें क्या उत्पन्न होते हैं? हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या लिखेंगे? अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ कह लो या फिर आपके हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन क्या होते हैं? आयन उत्पन्न होते हैं। आयन उत्पन्न होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो विद्युत धारा के प्रवाह में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 क्या दिया हुआ है कि दो धातुओं के आपको नाम बताने हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दो धातुओं के नाम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो आपकी पहली धातु है वो है गोल्ड, सोना। पहली धातु है गोल्ड यानी कि सोना। और आपकी जो दूसरी धातु है वो है आपकी प्लेटिनम। कौन सी धातु है? प्लेटिनम। ये वो दो धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तीसरा, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है। तो देखो, कार्बन की बात करें तो कार्बन की संयोजिता कितनी है? 4। यानी कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने? 4। फिर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो यहां पर हम 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 2, ये 2 और 2 इधर हम बना देते हैं ऑक्सीजन के लिए। इसी तरह इस ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो इसके भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक कार्बन परमाणु है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा? साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉनों की? 2-2 की। तो यानी कि ये कैसा बनेगा? देखो, ये ऑक्सीजन के 8 हो गए। इसी तरह इस ऑक्सीजन के ये आपके 8 हो गए।
फिर बात करें कार्बन की, तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ क्या करेगा, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। ठीक है, तो इसकी संरचना को हम कैसे बना सकते हैं कि ये आपका ऑक्सीजन है, ये कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, और ये कार्बन वापस इस ऑक्सीजन के साथ, यानी एक कार्बन परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, साझेदारी करता है, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 4, क्रियात्मक समूह कीटोन का अनुलग्न क्या होता है। तो क्रियात्मक समूह जो कीटोन होता है, अब कीटोन का सूत्र क्या होता है, CO, क्या होता है, CO। ठीक है, तो इसका जो अनुलग्न होता है, का अनुलग्न क्या होता है, ओन। क्या होता है, अनुलग्न होता है ओन। ठीक है, क्या होता है, ओन। जैसे प्रोपेन धन ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ब्यूटेन धन ओन, ब्यूटेनॉन। पांचवा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। किसका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो ये क्या काम करती है, तो ये शरीर के सभी भागों से जो सूचना इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उनका क्या करती है, समाकलन करती है। तो हम लिखेंगे कि यह शरीर के सभी भागों से प्राप्त, शरीर के सभी भागों से प्राप्त सूचनाओं का समाकलन करता है। ठीक है, यह शरीर के सभी भागों से प्राप्त सूचनाओं का क्या करता है, समाकलन करता है। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म पौधों में जो जननांग होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उनके अंदर जो जननांग होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 7, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। किसको, फोकस दूरी को। तो किसी लेंस का जो मुख्य फोकस बिंदु होता है और जो प्रकाशिक केंद्र O होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं फोकस दूरी। तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे कि किसी लेंस के मुख्य किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 8, किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है। किसी लेंस की दोनों फोकस दूरियां कब बराबर होती है। तो देखो, एक लेंस के दोनों ओर, पहली बात तो माध्यम कैसा होना चाहिए, एक जैसा, और दोनों की जो वक्रता त्रिज्या है वो भी कैसी होनी चाहिए, समान। उस स्थिति में लेंस की जो दोनों फोकस दूरियां होती है वो कैसी होगी, समान होगी। तो देखो हम उत्तर क्या लिखेंगे कि लेंस के दोनों ओर, क्या लिखेंगे, लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम, लेंस के दोनों ओर एक समान माध्यम तथा दोनों वक्रता त्रिज्याएं, दोनों वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर लेंस की दोनों फोकस दूरियां, लेंस की दोनों फोकस दूरियां क्या होगी, लेंस की दोनों फोकस दूरियां समान होगी। ठीक, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 9, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, यानी शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो जब आपका विद्युतमय तार और उदासीन तार
दोनों तार जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट यानी कि लघुपतित हो जाता है। तो हम कहेंगे कि जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार परस्पर संपर्क में आते हैं, परस्पर संपर्क में आते हैं तो परिपथ में लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, एक तो आपका बिजली वाला तार, विद्युत में तार, और दूसरा आपका न्यूट्रल तार जो तार होता है वो, जब दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगला प्रश्न संख्या 10, यूएनईपी का पूरा नाम लिखिए। किसका, यूएनईपी का। तो देखो इसका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड, एन से क्या होगा, नेशंस, ठीक है, ई से क्या होगा, इन्वायरमेंट, और पी से क्या होगा, तो पी से हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हिंदी में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये हो जाएगा इसका हिंदी के अंदर फुल फॉर्म। ठीक, ये था आपका खंड ए, जिसमें हमने टोटल 15 एमसीक्यू, फिर आपकी 7 ब्लैंक स्पेस यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न, और 10 कितने, 10 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को हल किया है। आगे बात करें खंड ब की, तो खंड ब के अंदर आपके सामने कौन से प्रश्न हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, जिसकी शब्द सीमा कितनी है, 50 शब्द। देखो पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण भी दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और आपको इनके 2 उदाहरण भी देने हैं। तो देखो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो हम कहेंगे ऐसे धातु ऑक्साइड, लिखेंगे ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो जो अम्ल तथा क्षारक, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके, जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे बात करूं मैं एग्जाम्पल उदाहरण की, तो पहला है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ZnO। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X तथा उस काले रंग के यौगिक के आपको क्या करने हैं, नाम बताने हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं उस तत्व X की, इसका उत्तर मैं इधर ही लिख लेता हूं। वो तत्व X है, वो क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर। और जो काले रंग का यौगिक है वो कौन है, वो है कॉपर ऑक्साइड। और वो यौगिक कौन है, यौगिक है आपका, वो है कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा है, काले रंग का है। ठीक है, काले रंग का यौगिक। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि काले रंग का यौगिक होता है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की, या अगर आप इसी प्रश्न संख्या 5 को अगर अभिक्रिया लिखना चाहे तो अभिक्रिया कैसे लिख सकते हो, देखो
अभिक्रिया लिखोगे 2CO, यानी कॉपर की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ताप। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा होगा? काले रंग का यौगिक होगा। ठीक है, काले रंग का यौगिक। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 5। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 6। ऑक्सीकारक क्या है? उदाहरण देकर समझाओ। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दान देने की या प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो हम लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्या होती है? ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, हमें उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, तो ऑक्सीकारक के उदाहरण क्या है? देखो, एक तो है आपका सारिय KMnO4, यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट। सारिय पोटेशियम पर मैग्नेट, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। दूसरा आपका उदाहरण लिख सकते हैं आपका अम्लीय K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, ये हो गए आपके ऑक्सीकारक के उदाहरण। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो पहला गुण कौन सा है? तो पहला गुण है आपका श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण है? पहला गुण है आपका श्रृंखलन का गुण। ठीक है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाने का गुण पाया जाता है। और कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध के द्वारा आपस में क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अन्य परमाणु के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। लंबी श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ठीक है, कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध के द्वारा आपस में क्या हो सकते हैं? आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा गुण क्या है कार्बन का? तो जो दूसरा गुण है वो है सतु संयोजकता। कार्बन की सतु संयोजकता। ठीक है, इसके बारे में देखो हम क्या लिखेंगे। इसके बारे में लिखेंगे कि कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण, ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण, कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह अन्य
4 कार्बन परमाणुओं, यह अन्य 4 कार्बन परमाणुओं, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ, अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता रखता है, आबंधन की क्षमता रखता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एवं अनेक तत्वों के साथ कार्बन बंध बनाकर विशाल एवं अनेकों यौगिकों का निर्माण करता है, विशाल एवं अनेकों यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, ये कार्बन के हो गए 2 गुण धर्म। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, ऑक्सीजनित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, यानी हम कह सकते हैं शुद्ध रक्त, और विऑक्सीजनित का मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी कि अशुद्ध रक्त। इन दोनों को अलग करना क्यों जरूरी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो हृदय होता है, हृदय के बाएं और दाएं भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से क्या करते हैं, रोकता है, जिससे रुधिर का बहाव शरीर में क्या होता है, तीव्र गति से। तो जो स्तनधारी और जो पक्षी हैं उनको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें अपने शरीर का जो ताप है उसको निरंतर एक उचित लेवल तक बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी वजह से स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि स्तनधारी, क्या लिखेंगे, स्तनधारी एवं पक्षियों को उच्च ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता। इसकी आवश्यकता होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऊर्जा की क्या होती है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की क्या होती है, ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निरंतर ऑक्सीजन एवं ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लिखेंगे कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या है, आवश्यक है। इसी वजह से ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या है, आवश्यक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 9, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, कोई 2 अंतर बताओ। द्विखंडन है
वो बहुविखंडन से कैसे अलग है। आपको क्या करना है, आपको कोई दो अंतर बता के बताना है कि ये दोनों अलग कैसे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अंतर कैसे लिखेंगे, तो देखो पहला पॉइंट लिख देंगे द्विखंडन के अंदर कि जो मात्रक कोशिका है उसका केंद्रक केवल एक बार विभाजित होकर कितनी कोशिका बनाता है, दो पुत्री कोशिकाएं बनाता है। तो हम लिखेंगे कि द्विखंडन में, पहला पॉइंट लिख देंगे, द्विखंडन में मात्रक कोशिका का केंद्रक, मात्रक कोशिका का केंद्रक केवल एक बार विभाजित होकर, केवल एक बार विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का क्या करता है, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी केंद्र का विभाजन केवल और केवल एक बार होता है। ठीक है, दो पुत्री कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, जबकि हम लिखेंगे जबकि बहुखंडन में, जबकि बहुखंडन में जो केंद्रक होता है, बहुखंडन में केंद्रक बार बार विभाजित होकर, बार बार विभाजित होकर कई सारी पुत्री केंद्रकों का क्या करता है, निर्माण करता है। कई सारे पुत्र केंद्रकों का या पुत्री केंद्रिकों का क्या करता है, पुत्री केंद्रकों का निर्माण करता है। ठीक है, फिर बात करें कि जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद होता है, लेकिन बहुखंडन के अंदर जो विभाजन है वो सभी केंद्रकों के होने के बाद में होता है। ये दूसरा अंतर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर हम दूसरा अंतर भी लिख लेते हैं। दोनों में दूसरा अंतर क्या था कि द्विखंडन में कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसका विभाजन कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद होता है। प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन प्रत्येक केंद्रीय विभाजन के बाद होता है। ठीक है, जबकि बहुखंडन में, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन सभी केंद्रकों के होने के बाद होता है। सभी केंद्रकों के होने के बाद होता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10। मानव के नर जनन तंत्र का आपको क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। अब नामांकित चित्र आप बना लेना। मैं मुख्य भाग बता देता हूं कौन कौन से मुख्य भाग है। पहला होता है शुक्राशय। कौन सा होता है, शुक्राशय। दूसरा आपका मुख्य भाग कौन सा होता है, वो होता है आपका शुक्रवाहिनी। ठीक है, तीसरा मुख्य भाग होता है आपका वर्षण, फिर वर्षण कोश, फिर आपका क्या होता है, सीसन। इसके बाद छठा भाग होता है मूत्र मार्ग। ठीक है, ये प्रमुख भाग है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 कि वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्षदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है।
यानी वाहनों के अंदर पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए, वाहनों में पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा वाला जो प्रतिबिंब होता है वो तो कैसा बनता है? सीधा। और कैसा होता है? छोटा। तो पहला कारण लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आकार में छोटा एवं कैसा बनता है? सीधा बनता है। आकार में छोटा एवं सीधा बनता है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत क्या होता है? अधिक होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत क्या होता है? बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की तरफ कैसा होता है? वक्रित होता है। इसीलिए जो ड्राइवर लोग होते हैं, इसीलिए ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े चित्र को देखने में क्या बनाते हैं? देखने में समर्थ बनाते हैं। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर माध्यम का क्या निकालना है आपको? अपवर्तनांक। क्या निकालना है? माध्यम में कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो देखो सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? तो हम लिखेंगे अपवर्तनांक बराबर होता है C/V। C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में आपका V क्या है? जो वो V है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। हमें यहां पर क्या निकालना है? V का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा? C/Nm। तो C का मान कितना है? 3 × 10⁸। अपवर्तनांक कितना है? 1.50। तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸। ठीक है। मीटर पर सेकंड। यानी कांच में प्रकाश की चाल हम लिखेंगे अतः कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। ठीक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 13। दिया हुआ है चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? ठीक है। चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो हम लिखेंगे कि वास्तव में द्विसूचक की जो सुई होती है वास्तव में क्या होती है? क्षण चुंबक होती है। तो वास्तव में द्विसूचक की सुई एक क्षण चुंबक होती है। क्या होती है? एक क्षण चुंबक होती है। ठीक है। इसलिए चुंबक के समीप लाए जाने पर चुंबक के समीप लाए जाने पर
चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्विसूचक सुई पर द्विसूचक सुई पर एक एक बल युग्म क्या करता है, कार्य करने लगता है। बल युग्म कार्य करने लगता है। सिंपल सी बात है, जब दो चुंबक एक दूसरे के पास में आएंगे तो या तो उनमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो जो बल युग्म कार्य करेगा उसकी वजह से जो द्विसूचक की सुई है वो क्या हो जाएगी, विक्षेपित। जो सुई को क्या कर देता है, जो सुई को विक्षेपित कर देता है। ठीक है, जो सुई को क्या करेगा, जो सुई को विक्षेपित कर देगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की। 2 किलोवाट शक्ति अनुपातांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुपातांक 5 एम्पीयर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, उस विद्युत तंदूर की शक्ति निकालेंगे। क्या करेंगे, विद्युत तंदूर की शक्ति। सूत्र क्या है, सूत्र है आपका P बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 2 किलोवाट। कितना दिया हुआ है, 2 किलोवाट ये दिया हुआ है। यानी कि P बराबर हम लिख सकते हैं 2000 वॉट। कितना लिख सकते हैं, 2000। V बराबर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट, है ना। अब हमें पता है धारा का सूत्र क्या है, धारा I बराबर होता है P अपॉन V। ये सूत्र हमने पढ़ा है ना। अब मान रखेंगे तो इधर हम लिख देंगे मान रखने पर, तो मान रखने पर देखो आपके आई का मान कितना आ जाएगा, 2000 बटे में 220 बराबर 9.09 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 9.09 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि जो विद्युत तंदूर से होकर प्रवाहित होने वाली जो धारा का आपका अनुमानांक दिया था, ठीक है, अनुमानांक दिया हुआ था वो कितना था, 5 एम्पियर। परंतु जो विद्युत तंदूर है उसमें उससे अधिक धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इससे क्या हो जाएगा, अति भारण यानी ओवरलोड हो जाएगा और फ्यूज जल जाएगा और विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, अवरोधित हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार विद्युत तंदूर से होकर, क्या लिखेंगे, विद्युत तंदूर का या विद्युत तंदूर में प्रवाहित धारा का अनुपातांक कितना है, 5 एम्पियर है। ठीक है, परंतु विद्युत तंदूर से 9.09 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे अतिभारण हो जाएगा यानी ओवरलोड हो जाएगा तथा फ्यूज जल जाएगा। फ्यूज क्या हो जाएगा, जल जाएगा और विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, अवरोधित हो जाएगा और विद्युत परिपथ क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ अवरोधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 15। ऐसे दो तरीके सुझाइए जिनमें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऐसे दो तरीके सुझाने हैं जिनमें जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो देखो पहला हम लिखेंगे, पहला क्या लिख सकते हैं कि निम्नीकरणीय पदार्थ, क्या लिखेंगे, निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे
पेड़ों के पत्ते, जैसे पेड़ों के पत्ते, कॉमा सब्जियों के छिलके, सब्जियों के छिलके आदि खाद बनाने के काम आते हैं, आदि खाद बनाने के काम आते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरा हम लिख सकते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में, क्या लिखेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इनके पदार्थों के अपघटन से, इनके पदार्थों के अपघटन से वातावरण में कार्बन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके मॉडल पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक यानी खंड अ और खंड ब को सॉल्व करना सीखा है। क्लास काफी बड़ी हो गई है, तो अगली क्लास में हम आपके मॉडल पेपर 2 के खंड स और खंड द के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूं आज के सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।